जब भी भारत की आजादी की कहानी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब कई सारे स्वतंत्र सेनानियों के नाम सामने आते हैं जिन्होंने भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उन सभी देश प्रेमियों में से एक ऐसे थे जिनकी चर्चा हमेशा होती रहती है, और इसका मूल कारण उनके आदर्श, उनके सिद्धांत एवं उनके निश्चयता को घेरती है। आज अगर हम आजाद हैं तो केवल इस महापुरुष के सिद्धांतों की वजह से ही। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के बापू, हम सब के चहेते महात्मा गांधी है। स्वागत है आप सभी का कुकू एफएम पर, और इस वक्त मैं बापू के ही आदर्शों से यानी कि आपका राज की जुबानी आप तक पहुंचाऊंगा एक सत्य कथा, बापू की कथा, महात्मा गांधी द लेजेंड, एक अमर गाथा। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। प्रारंभिक जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। भक्ति करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे, जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन प्रभावों में शामिल थे दुर्बलों में जोश की भावना, शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के लोगों के बीच सहिष्णुता। मई 1883 में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया। ये विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया व्यवस्थित बाल विवाह था, जो उस समय उस क्षेत्र में प्रचलित था। लेकिन उस क्षेत्र में यही रीति थी कि किशोर दुल्हन को अपने माता पिता के घर और अपने पति से अलग अधिक समय तक रहना पड़ता था। 1885 में जब गांधी जी 15 वर्ष के थे, तब उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वो केवल कुछ दिन ही जीवित रही और इसी साल उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। बाद में मोहनदास और कस्तूरबा के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888 में, मणिलाल गांधी 1892 में, रामदास गांधी 1893 में और देवदास गांधी 1900 में जन्मे। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं में शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कुछ परेशानी के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे, अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। विदेश में शिक्षा और वकालत। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते समय जैन भिक्षु बेचार जी के समक्ष हिंदुओं को मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा को त्यागने के लिए अपनी अपनी माताजी को दिए गए एक वचन ने उनके शाही राजधानी लंदन में बिताए गए समय को काफी प्रभावित किया। भले ही वे अंग्रेजी रीति रिवाजों से प्रेरित थे, जैसे उन्होंने विदेशी नृत्य कला सीखने की कोशिश की, पर शाकाहारी रहने और विदेशी तौर तरीकों से हमेशा बचते रहे। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की और इसकी कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं गठित करने में महत्वपूर्ण अनुभव का परिचय देते हुए इसे श्रेय दिया। वे जिन शाकाहारी लोगों से मिले, उनमें से कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1835 में विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए की गई थी और इसे बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन लोगों ने खास तौर पर गांधी जी को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ने से पहले गांधी ने धर्म में विशेष रुचि नहीं दिखाई। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौटे, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें ये कारोबार भी छोड़ना पड़ा। ये वही कारण था जिस वजह से उन्होंने सन 1893 में एक भारतीय फर्म से निटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन।
दक्षिण अफ्रीका में उन्हें पहली बार भारतीय होने पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रथम श्रेणी की ट्रेन टिकट होने पर भी उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने को कहा गया। न मानने पर उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक ये भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। इन सारी घटनाओं ने गांधी के मनोबल पर काफी प्रभाव डाला। इन सारी घटनाओं की वजह से ही गांधी विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक बने तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1906 में जुलू दक्षिण अफ्रीका में नए चुनाव करके लागू करने के बाद 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। बदले में अंग्रेजों ने जुलू के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। गांधी जी ने भारतीयों को भर्ती करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को सक्रिय रूप से प्रेरित किया। उनका तर्क था अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। तथापि अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों को उपचार के लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस काम की बागडोर गांधी ने थामी। गांधी की राय में 1906 का मसौदा अध्यादेश भारतीयों की स्थिति में किसी निवासी के नीचे वाले स्तर के समान लाने जैसा था। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह की तर्ज पर काफिरों का उदाहरण देते हुए भारतीयों से अध्यादेश का विरोध करने का आग्रह किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष। गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थे, जो एक सम्मानित नेता थे। चंपारण और खेड़ा। गांधी की पहली बड़ी उपलब्धि 1918 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील, इंडिगो, नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे। जमींदारों, अधिकांश अंग्रेज की ताकत से दमन हुए भारतीयों को नाम मात्र भरपाई भत्ता दिया गया, जिससे वे अत्यधिक गरीबी से घिर गए। गांवों में बुरी तरह गंदा और अस्वास्थ्यकर और शराब, अस्पृश्यता और पर्दा से बांध दिया गया। अब एक विनाशकारी अकाल के कारण शाही कोष की भरपाई के लिए अंग्रेजों ने दमनकारी कर लगा दिए, जिनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। यही हालात खेड़ा में भी बनी। इसके उत्तर में गांधी जी ने एक आश्रम बनाया, जहां उनके बहुत सारे समर्थकों और नए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया गया। उन्होंने गांवों का एक विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया, जिसमें प्राणियों पर हुए अत्याचार के भयानक कांडों का लेखा जोखा रखा गया और इसमें लोगों की निष्फल सामान्य अवस्था को भी शामिल किया गया था। ग्रामीणों में विश्वास पैदा करते हुए उन्होंने अपना कार्य गांवों की सफाई करने से आरंभ किया, जिसके अंतर्गत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और उपरोक्त कथित बहुत सी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए ग्रामीण नेतृत्व प्रेरित किया। लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्हें अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। हजारों की तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और जेल, पुलिस स्टेशन एवं अदालतों के बाहर रैलियां निकालकर गांधी जी को बिना शर्त रिहा करने की मांग की। गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया और लोगों को उनकी हक की आमदनी दिलाई। इस संघर्ष के बाद से लोगों ने उन्हें बापू का दर्जा दिया और महात्मा के नाम से संबोधित किया। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण प्रतिकार को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। पंजाब में अंग्रेजी फौजों द्वारा भारतीयों पर जालियांवाला नरसंहार, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, इसने देश को भारी आघात पहुंचाया, जिससे जनता में क्रोध और हिंसा की ज्वाला भड़क उठी। गांधी जी ने ब्रिटिश राज तथा भारतीयों द्वारा उपचारात्मक रवैया दोनों की चर्चा की। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों तथा दंगों के शिकार लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा पार्टी के आरंभिक विरोध के बाद दंगों की कड़ी निंदा की। दिसंबर 1921 में गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए, उनके नेतृत्व में कांग्रेस को स्वराज के नाम वाले एक नए उद्देश्य के साथ संगठित किया गया।
पार्टी को किसी एक कुलीन संगठन ना बनाकर इसे राष्ट्रीय जनता की पार्टी बनाने के लिए इसके अंदर अनुशासन में सुधार लाने के लिए एक पदसोपान समिति गठित की गई। गांधी जी ने अपने अहिंसात्मक मंच को स्वदेशी नीति में शामिल करने के लिए विस्तार किया, जिसमें विदेशी वस्तुओं विशेषकर अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इससे जुड़ने वाली उनकी वकालत का ये कहना था कि सभी भारतीय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों की अपेक्षा हमारे अपने लोगों द्वारा हाथ से बनाई गई खादी पहने। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग देने के लिए पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन खादी के लिए सूत काटने में समय बिताने के लिए कहा। यह अनुशासन और समर्पण लाने की ऐसी नीति थी जिससे अनिच्छा और महत्वाकांक्षा को दूर किया जा सके और इनके स्थान पर उस समय महिलाओं को शामिल किया जाए जब ऐसे बहुत से विचार आने लगे कि इस प्रकार की गतिविधियां महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटेन की शैक्षिक संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार और सरकारी नौकरियों को छोड़ने का तथा सरकार से प्राप्त तमगु और सम्मान को वापस लौटाने का भी अनुरोध किया। गांधी जी की एकता वाले व्यक्तित्व के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके जेल में 2 साल रहने के दौरान ही 2 दलों में बंटने लगी, जिसके एक दल का नेतृत्व सदन में पार्टी की भागीदारी के पक्ष वाले चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया, तो दूसरे दल का नेतृत्व इसके विपरीत चलने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके अलावा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अहिंसा आंदोलन की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद सहयोग टूट रहा था। गांधी जी ने इस खाई को बहुत से साधनों से भरने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने 1924 की बसंत में सीमित सफलता दिलाने वाले 3 सप्ताह का उपवास करना भी शामिल था। स्वराज एवं नमक सत्याग्रह। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ते रहे। दिसंबर 1928 में गांधी जी ने कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें भारतीय साम्राज्य को सत्ता प्रदान करने के लिए कहा गया था, अथवा ऐसा ना करने के बदले अपने उद्देश्य के रूप में संपूर्ण देश की आजादी के लिए असहयोग आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहे। गांधी जी ने न केवल युवा वर्ग, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे पुरुषों द्वारा तत्काल आजादी की मांग के विचारों को फलीभूत किया, बल्कि अपनी स्वयं की मांग को 2 साल की बजाय 1 साल के लिए रोक दिया। फिर 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया। यह दिन लगभग प्रत्येक भारतीय संगठनों द्वारा भी मनाया गया। इसके बाद गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 6 अप्रैल तक नमक आंदोलन के याद में 400 किलोमीटर यानी कि 248 मील तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया, ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके। समुद्र की ओर इस यात्रा में हजारों की संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। भारत में अंग्रेजों की पकड़ को विचलित करने वाला ये एक सर्वाधिक सफल आंदोलन था, जिसमें अंग्रेजों ने 80,000 से ज्यादा अधिक लोगों को जेल भेजा। लॉर्ड एडवर्ड इरविन द्वारा प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श करने का निर्णय लिया। ये इरविन गांधी की संधि मार्च 1931 में गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सभी राजनैतिक कैदियों को रिहा करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। इस समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सम्मेलन गांधी जी और राष्ट्रवादी लोगों के लिए घोर निराशाजनक रहा। इसका कारण सत्ता का हस्तांतरण करने की बजाय भारतीय कीमतों एवं भारतीय अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था। इसके अलावा लॉर्ड इरविन के उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलिंगटन ने राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नियंत्रित एवं कुचलने का एक नया अभियान आरंभ कर दिया। गांधी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और सरकार ने उनके अनुयायियों को उनसे पूर्णतया दूर रखते हुए गांधी जी द्वारा प्रभावित होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये युक्ति सफल नहीं रही। दलित आंदोलन और निश्चय दिवस। 1932 में दलित नेता और प्रकांड विद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन मंजूर कर दिया। इसके विरोध में गांधी जी ने सितंबर 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया, जिसने सरकार को सफलतापूर्वक दलित से राजनीतिक नेता बने बलवनकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक समान व्यवस्था को अपनाने पर बल दिया। गांधी जी ने इन अछूतों को हरिजन का नाम दिया, जिन्हें वे भगवान की संतान मानते थे।
8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन आंदोलन में मदद करने के लिए आत्मशुद्धिकरण का 21 दिन तक चलने वाला उपवास किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हिंदुस्तान की सामाजिक बुराइयों में छुआछूत एक प्रमुख बुराई थी, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी और उनके अनुयायी संघर्ष करते रहते थे। जब कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चुना और संघीय योजना के अंतर्गत सत्ता स्वीकार की, तब गांधी जी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। वो पार्टी के इस कदम से सहमत नहीं थे, किंतु महसूस करते थे कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तब भारतीयों के साथ उसकी लोकप्रियता पार्टी की सदस्यता को मजबूत करने में आसानी प्रदान करेगी, जो अब तक कम्युनिस्टों, समाजवादियों, व्यापार संघों, छात्रों, धार्मिक नेताओं से लेकर व्यापार संघों और विभिन्न आवाजों के बीच विद्यमान थी। इससे इन सभी को अपनी अपनी बातों के सुने जाने का अवसर प्राप्त होगा। गांधी जी राज के लिए किसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रचार द्वारा कोई ऐसा लक्ष्य सिद्ध नहीं करना चाहते थे जिसे राज के साथ अस्थायी तौर पर राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। गांधी जी नेहरू प्रेसिडेंसी और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ ही 1936 में भारत लौट आए। हालांकि गांधी की पूर्ण इच्छा थी कि वे आजादी प्राप्त करने पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, न कि भारत के भविष्य के बारे में सोचे। अगर आजादी मिलती है तो वही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता कहलाती, यही उनका मानना था। उन्होंने कांग्रेस को समाजवाद को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाने से नहीं रोका। 1938 में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए सुभाष बोस के साथ गांधी जी के मतभेद थे। बोस के साथ मतभेदों में गांधी के मुख्य बिंदु बोस की लोकतंत्र में प्रतिबद्धता की कमी तथा अहिंसा में विश्वास की कमी थी। बोस ने गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी दूसरी बार जीत हासिल की, किंतु कांग्रेस को उस समय छोड़ दिया जब सभी भारतीय नेताओं ने गांधी जी द्वारा लागू किए गए सभी सिद्धांतों का परित्याग कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर II और भारत छोड़ो अभियान, क्विट इंडिया मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुई। आरंभ में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष लिया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आजादी से इनकार किया गया हो, तब लोकतांत्रिक आजादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आजादी के लिए अपनी मांग को अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन नामक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। ये गांधी तथा कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक स्पष्ट विद्रोह था, जो भारतीय सीमा से अंग्रेजों को खदेड़ने पर लक्षित था। भारत छोड़ो इस संघर्ष का सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन बन गया, जिसमें व्यापक हिंसा और गिरफ्तारी हुई। पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी और उनके समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया कि वो युद्ध के प्रयासों का समर्थन तब तक नहीं करेंगे जब तक भारत को तत्काल आजादी ना दे दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार भी यह आंदोलन बंद नहीं होगा यदि हिंसा के व्यक्तिगत कृत्यों को मूर्त रूप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उनके चारों ओर अराजकता का आदेश असली अराजकता से भी बुरा है। उन्होंने सभी कांग्रेसियों और भारतवासियों को अहिंसा के साथ डू और डाई, करो या मरो के द्वारा अंतिम स्वतंत्रता के लिए अनुशासन बनाए रखने को कहा। गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को अंग्रेजों द्वारा मुंबई में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में 2 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। यही वो समय था जब गांधी जी को उनके निजी जीवन में 2 गहरे आघात लगे। उनका 50 साल पुराना सचिव महादेव देसाई 6 दिन बाद ही दिल का दौरा पड़ने से मर गए और गांधी जी के 18 महीने जेल में रहने के बाद 22 फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का देहांत हो गया। इसके 6 सप्ताह बाद गांधी जी को भी मलेरिया का भयंकर शिकार होना पड़ा। उनके खराब स्वास्थ्य और जरूरी उपचार के कारण 6 मई 1944 को युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही उन्हें रिहा कर दिया गया। राज उन्हें जेल में दम तोड़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, जिससे देश का क्रोध बढ़ जाए। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन आंदोलन के निष्ठुर दबाव ने 1943 के अंत तक भारत को संगठित कर दिया। युद्ध के अंत में ब्रिटिश ने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि सत्ता का हस्तांतरण कर उसे भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। इस समय गांधी जी ने आंदोलन को बंद कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेताओं सहित लगभग 1 लाख राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। जो आता है ना वो चलता है। स्वतंत्रता और भारत का विभाजन। गांधी जी ने 1946 में कांग्रेस को ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया, क्योंकि उसे मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित समूहीकरण के प्रति उनका गहन संदेह होना था। इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि
कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से ये भी एक घटना बनी। हालांकि उसके नेतृत्व के कारण नहीं, क्योंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। 1948 के बीच लगभग 5000 से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत की घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित करते। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदू मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांग्रेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बढ़ना असंभव था। क्योंकि पार्टी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी, गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मजबूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी। उसके बाद के हालात और पाकिस्तान की बढ़ती हिंसा देख गांधी जी आमरण उपवास पर बैठे। गांधी जी को डर था कि पाकिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा से भारत के प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा तथा सीमा पर हिंसा फैल जाएगी। उन्हें आगे भी डर था कि हिंदू और मुस्लिम अपनी शत्रुता को फिर से नया मोड़ मिल जाएगा और उससे नागरिक युद्ध हो जाने की आशंका बन सकती है। जीवन भर गांधी जी का साथ देने वाले सहयोगियों के साथ भावुक बहस के बाद गांधी जी ने बात को मानने से इनकार कर दिया और सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना पड़ा तथा पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे हिंसा को भूलकर शांति लाएंगे। इन समुदायों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा शामिल थे। इस प्रकार गांधी जी ने संतरे का जूस पीकर अपना अनशन तोड़ दिया। गांधी जी के सिद्धांत। सत्य। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्ट आत्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, भगवान ही सत्य है। अहिंसा। हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अहिंसा और अप्रतिकार का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसके हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी और ईसाई समुदायों में बहुत सी अवधारणाएं हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। शाकाहारी रवैया। गांधी जी का कहना था कि शाकाहारी भोजन न केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि ये आर्थिक प्रयोजन की भी पूर्ति करता है जो मांस से होती है, और फिर भी मांस अनाज, सब्जियों और फलों से अधिक महंगा होता है। इसके अलावा कई भारतीय जो आय कम होने की वजह से संघर्ष कर रहे थे, उस समय जो शाकाहारी के रूप में दिखाई दे रहे थे, वे आध्यात्मिक परंपरा ही नहीं व्यवहारिकता के कारण भी था। गांधी जी शुरू से फलाहार करते थे, लेकिन अपने चिकित्सक की सलाह से बकरी का दूध पीना शुरू किया था। वे कभी भी दुग्ध उत्पाद का सेवन नहीं करते थे क्योंकि पहले उनका मानना था कि दूध मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं होता और उन्हें गाय के चित्कार से घृणा थी। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था शपथ जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय मां से किया था, ब्रह्मचर्य। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को भगवान के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा था। अपनी आत्मकथा में वे अपनी बचपन की दुल्हन कस्तूरबा के साथ अपनी कामेच्छा और ईर्ष्या के संघर्षों को बताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि ये उनका व्यक्तिगत दायित्व है कि उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है ताकि वे बजाय हवस के प्रेम को सीख पाए। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था इंद्रियों के अंतर्गत विचारों, शब्द और कर्म पर नियंत्रण, सादगी। गांधी जी का मानना था कि अगर एक व्यक्ति समाज सेवा में कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन की ओर ही बढ़ना चाहिए, जिसे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनकी सादगी ने पश्चिमी जीवन शैली को त्यागने पर मजबूर किया और वे दक्षिण अफ्रीका में फैलने लगे थे। इसे वे खुद को शून्य की स्थिति में लाना ये कहते हैं, जिसमें अनावश्यक खर्च, साधारण जीवन शैली को अपनाना और अपने वस्त्र स्वयं धोना आवश्यक है। एक अवसर पर जन्मदार की ओर से समुदाय के लिए उनकी अनवरत सेवा के लिए प्रदान किए गए उपहार को भी वापस कर दिया था। विश्वास। गांधी का मानना था कि प्रत्येक धर्म का मूल पाठ सत्य और प्रेम होता है। उनका कहना है कि कुरान, बाइबल, जैन अवेस्ता, तालमुड
अथवा गीता, किसी भी माध्यम से देखिए, हम सबका ईश्वर एक ही है और वो सत्य तथा प्रेम स्वरूप है। ढोंग, कुप्रथा आदि पर भी उन्होंने सभी धर्मों के सिद्धांतों के प्रति सवाल या रुख इख्तियार किया। वे एक अथक समाज सुधारक थे और सादगी पे ही अपना विश्वास टिकाए रखते थे। वो लाल लाल सा और हो जाता है उसको। लेखन कार्य एवं प्रकाशन। लिखने की प्रवृत्ति गांधी जी में आरंभ से ही थी। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने वाचिक की अपेक्षा कहीं अधिक लिखा है, चाहे वो टिप्पणियों के रूप में हो या पत्रों के रूप में। कई पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त उन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली और उनमें प्रभूत लेखन किया। उनके महत्वपूर्ण लेखन कार्य को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। पत्रिकाएं। गांधी जी एक सफल लेखक थे। कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का संपादन कर चुके थे, जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि सम्मिलित है। जब वे भारत में वापस आए तब उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका निकाली। बाद में नवजीवन का प्रकाशन हिंदी में भी हुआ। प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें। गांधी जी द्वारा मौलिक रूप से लिखित पुस्तकें 4 है। हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। इनके अतिरिक्त गांधी जी के समग्र साहित्य से चुनिंदा अंशों के संचयन तथा विभिन्न विषयों पर केंद्रित छोटी छोटी पुस्तिकाओं का भी विभिन्न नामों से प्रकाशन होते रहा है। इनमें 2 संचयन अति प्रसिद्ध तथा अति उपयोगी रहे हैं और इन दोनों का प्रकाशन भी गांधी जी के जीवन काल में ही अंग्रेजी में 1945 एवं 1947 में हो गया था, जिसमें पहला है महात्मा गांधी के विचार तथा दूसरा मेरे सपनों का भारत। गांधी पर पुस्तकें। गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुमूल्य किरदार थे, इसलिए उनकी चर्चा एवं उनके विचारों ने हमेशा से लोगों को उत्साहित किया और इसीलिए कई लेखकों ने उनके सिद्धांत एवं उनके जीवनी पर कई सारी किताबें लिखी। उनमें से कुछ खास है। महात्मा डी.जी. तेंदुलकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा प्यारेलाल और सुशीला नायर, और तीसरी देवत्व के मुखौटे के पीछे गांधी। अनुयायी और प्रभाव। महत्वपूर्ण नेता और राजनीतिक गतिविधियां गांधी से प्रभावित थी। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेम्स लावसन गांधी के लेखन जो उन्हीं के सिद्धांत अहिंसा को विकसित करती है से काफी आकर्षित हुए। विरोधी रंग भेद कार्यकर्ता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी जी से प्रेरित थे। गांधी जी का जीवन तथा उपदेश कई लोगों को प्रेरित करता है जो गांधी को अपना गुरु मानते हैं या जो गांधी के विचारों का प्रसार करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। यूरोप का रोमेन रोलांड पहला व्यक्ति था जिसने 1924 में अपनी किताब महात्मा गांधी में गांधी जी पर चर्चा की थी, और ब्राजील के अराजकतावादी और नारीवादी लसार्डा डी मोरा ने अपने कार्य शांतिवाद में गांधी के बारे में लिखा। 1934 में उल्लेखनीय भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के साथ पत्राचार करते थे और अपने बाद के पत्रों में उन्हें आने वाली पीढ़ियों का आदर्श कहा। लांजा डेल वास्टो महात्मा गांधी के साथ रहने के इरादे से सन 1936 में भारत आया और बाद में गांधी दर्शन को फैलाने के लिए वो यूरोप वापस आया और 1948 में उसने कम्युनिटी ऑफ द आर्क की स्थापना की। गांधी के आश्रम से प्रभावित होकर मैडलीन स्लेड मीराबेन ब्रिटिश नौसेनापति की बेटी थी जिसने अपना अधिक से अधिक व्यस्त जीवन गांधी के भक्त के रूप में भारत में बिताया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948। गांधी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिरला हाउस के मैदान में रात में टहलने निकले थे। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उसके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 25 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये आखिरी शब्द थे। गांधी जी की अस्थि को उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। अतः बस यही कहना चाहूंगा, आज उनकी मृत्यु के 70 सालों के बाद भी उनके सिद्धांत हमारे कानों में गूंजते हैं। आज भी उनके इरादे को हमारे देश का मूल इरादा माना जाता है। आज भी जब कोई आपत्ति हमें सताती है तो हम गांधी की अहिंसा का रास्ता ही चुनते हैं और उनके आदर्शों पर ही काम करना सही समझते हैं।
गांधी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में लगा दिया था और उनके आदर्शों ने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी। हम शायद कई बार गांधी की आलोचनाएं भी करते हैं, पर हम ये बात भूल जाते हैं कि उनकी दृढ़ निश्चयता एवं उनके सटीक आदर्शों की वजह से ही कई बड़े दिग्गज उन्हें सम्मान करते थे एवं उनके इन सिद्धांतों की वजह से आज हम इस आजादी का भोग कर रहे हैं। इस व्यक्ति के गुण इन बातों से नहीं मापे जा सकते और शायद इसीलिए उन्हें महात्मा का दर्जा दिया गया था और आज भी हम उन्हें अपना बापू ही मानते हैं। सुना आपने महात्मा गांधी का जीवन चरित्र, देवदीप मजूमदार का उम्दा लेखन। मौका मिला मुझे खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को, यानी कि राज की जुबानी, जो सुनिए आपने ओनली ऑन कुकू FM, सुने जो मन चाहे। क्या खूब कहा है किसी ने, आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वो इंसान का वक्त बदल देती है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज चर्चा